Hello and welcome. My name is Nakul, and I am here to discuss the essay paper of Uttarakhand PSC and UPPSC. And if you are also preparing for the UPSC, then also you can pay heed to my lectures, है ना? आप मेरी क्लास में if you want to learn the essay writing, then आप different परीक्षाओं जैसे UKPSC है, UPPSC है, और आपका यूके पीएससी है, उत्तराखंड पीएससी। आप इनके लिए ऐसे परीक्षा में जब अपेयर होगे तो आपको मतलब मदद मिलेगी मेरी, जो वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस डिस्कशन, राइट। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी हम बात करेंगे, उससे आपको पूर्णतः मदद मिलेगी, राइट। सो द थिंग इज कि ऐसे राइटिंग को मतलब शुरू करने से पहले वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट इज ऐसे पेपर। जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, जो आप मुख्य परीक्षा में जो अपियर होते हो, तो उसमें एक पेपर निबंध का लिया जाता है। बेसिकली द जो उद्देश्य होता है निबंध के पेपर को कराने का, वो एनालिटिकल एबिलिटी, एस्पिरेंट्स की एनालिटिकल एबिलिटी, लाइक वो किसी एक पर्टिकुलर विषय को कितना डीपली, कितना इफेक्टिवली, कितना ऑब्जेक्टिवली एड्रेस कर पाते हैं, उनकी अवेयरनेस, जो उनकी विचार शक्ति है वो किस दिशा में जाती है, और वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनका एक जो थॉट का जो पैटर्न है और जिस तरीके से वो एनालिसिस करते हैं, वो एक उसका जो परीक्षण होता है वो ऐसे पेपर के माध्यम से किया जाता है। द थिंग इज के तीनों परीक्षाओं में, चाहे वो यूकेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और आइदर आपका उत्तर यूपीएससी सेंट्रल वाला एग्जाम जो है वो हो, तीनों परीक्षाओं में ऐसे का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। और लाइक for the formal discussion of this class, we will largely focus on the UKPSC and UPPSC, right। जो हमारे पीसीएस एग्जामिनेशन है दोनों स्टेट्स के, यूकेपीसीएस एंड यूपीपीसीएस, इनमें जो ऐसे का पेपर आता है वो हमारे सेंट्रल डिस्कशन का पार्ट है, राइट। तो बेसिकली 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का, और 3 ऐसे लिखने होते हैं, ऑल 50 मार्क्स दोनों ही परीक्षाओं में। और द थिंग इज के 700 वर्ड्स के करीब में आपको ऐसे लिखना होता है। तो 700 वर्ड्स एक ऐसे के लिए आपको दिखानी है अपनी एनालिटिकल एबिलिटी, आपको दिखाने अपने विचार, अपना थॉट, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो, जो आप दिशा देते हो किसी आर्ग्यूमेंट को। जैसे मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई बोलूं कि राजनीति समाज की दिशा है, तो आप मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हो सब अलग अलग चीजें सोचेंगे कि राजनीति समाज की कैसे दिशा है, राजनीति समाज की क्यों दिशा है, राजनीति क्या वाकई दिशा है समाज की। और कुछ लोग बस क्या करेंगे कि राजनीति को उठाएंगे और राजनीति पर लिखना शुरू कर देंगे, भाई ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। दे विल स्टार्ट फाइंडिंग द ड्रॉबैक्स, दे विल नॉट फाइंड कि देर आर अदर साइड्स ऑल्सो। जैसे राजनीति में कुछ लोग सोचेंगे कि राजनीति तो भाई मतलब इसमें एक राजधर्म भी होता है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी होती हैं, कुछ इसमें राजनीतिक, जैसे गांधी जी कहा करते थे कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन, लाइक बिना प्रिंसिपल की पॉलिटिक्स पाप होती है ना। इस टाइप से सोचेंगे। कुछ लोग थोड़ा डिस्कशन कर पाएंगे, उसके बाद उनके आर्ग्यूमेंट्स खत्म होंगे, कुछ लोगों के एग्जांपल्स खत्म होंगे, है ना। कुछ लोग एक पूर्ण ऐसे लिखेंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, ऐसे भी होंगे, विचार भी होगा, और एक अच्छा इंट्रो होगा, एक अच्छा कंक्लूजन होगा। और ऐसे को जो उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति है, जो उनकी थॉटफुलनेस है, जो उनको एनालिसिस करने की क्षमता है, वो पूर्णतः दिखेगी उसमें। तो ऐसे करके इसीलिए ऐसा होता है कि मतलब ऐसे जब डिफरेंट लोग लिखते हैं तो अलग अलग ऐसे निकल के आते हैं। उनके एसेज में अलग अलग क्वालिटी होती है, उनके एसेज में अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, वो अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखते हैं, है ना। और अलग अलग स्कोर भी होते हैं। लाइक देर आर सम पीपल हु स्कोर 100+ in essay. There are some people who constantly average just 70. There are some people who score like 80, 85. There are some people who will score 90 also, right? So there are different things. Now we should think, what is the advantage of learning essay paper? What is the advantage of advancing in that essay paper? Let me tell you very clearly. जो GS papers हैं, जो from GS 1 to 4, all the paper carry the 200 marks. And the average, the most popularly, the average of the marks what people get in GS papers is 90 to 105.
averaging is this. If you are so brilliant student, you will score in the range of 105 and 110 in most cases. Like if you're a good student, then you will score 90, and if you're below average student, then you will score 80 to 90, right? So this is the case. But this score comes out of 200. But if you have very less idea of GS papers, if you are not so good in general studies, then also फिर भी आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। अगर आपकी विश्लेषण करने की जो शक्ति है, विश्लेषण करने की जो तरीका है, वो अगर कंपैरेटिवली अच्छा है, तो आप एक अच्छा तरीका लिख सकते हो, राइट? एक वे है, एक मेथड है कि आप मतलब बिना बिना बहुत कुछ जाने ही आप मतलब एक अच्छा निबंध लिख सकते हो, राइट? जीएस के लिए आपको बहुत कुछ एडवांसमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट द डिफरेंस कम्स हियर। ऐसे पेपर इज ऑफ 150 मार्क्स, ऐसे पेपर इज ऑफ जस्ट 150 मार्क्स, एंड देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 100 or maybe 95 or maybe 90, but it is comparatively a very good score when it comes out of 200, right? So there's a 50 marks difference, 50 नंबर का डिफरेंस है पूर्णांक में, लेकिन यहाँ आप compete कर सकते हो। So this gives you a edge, and the exam जो मेंस एग्जाम होता है जिसमें नेक टू नेक फाइट हो रही है एक मार्क्स के लिए, एक मार्क्स से आपको एचडीएम मिल जाएगा, एक मार्क्स से आपको डिप्टी एसयू मिल जाएगा, अगले मार्क्स से आपको एआरडीओ मिल जाएगा, तो वहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लाइक उस डिफरेंस में आप फिर मतलब यू कैन टेक एडवांटेज। अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखते हो, यहाँ पे अगर आप एडवांटेज ले लेते हो कंपैरेटिव टू जीएस पेपर्स, तो आप डेफिनेटली यू विल डू गुड इन एसे, यू विल डू गुड इन एग्जाम एंड कैन स्कोर द गुड रैंक, है ना? फॉर स्कोरिंग गुड रैंक इट इज एसेंशियल टू स्कोर गुड इन एसे, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे इज द डे वन ऑफ एनी मेंस एग्जाम। लाइक चाहे वो किसी भी स्टेट पीएससी का होता हो, चाहे वो बिहार है, चाहे यूपी है, चाहे यूके है, या फिर यूपीएससी है, ऐसे डे वन होता है। और एक कहावत है ना कि डे वन से लर्न कर लेना चाहिए, डे वन से लीड ले लेनी चाहिए। तो आप अगर डे वन को लीड ले लेते हो, तो फॉर इट इज श्योर दैट यू विल डू गुड इन मेंस, एंड देन द एंड रिजल्ट विल बी सो गुड, राइट? So for the next discussion, we will learn the way of writing essays, right? So before starting the thing, like I told you the major idea, okay, what is the need of essay paper, right? And what we need to do in essay paper, right? So let me take some snap. Like this directive is directly come from the UPSC syllabus. When UPSC mention its syllabus, they mention this statement about essay. Candidates may be required to write essays on multiple topics. There will be multiple topics, multiplicity of topics. Matlab they may ask the topic from technology, they may ask topic from sustainability like environment things, like they may ask topic from women empowerment, they may ask topic from philosophical topics like Aristotle की quote कर देंगे वो, they will ask about Confucius, they will ask about Gandhi, they will ask about forest, they will ask about space, they can ask from any number of topics, and it is assumed, ये assume किया जाता है कि आपको हर टॉपिक के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। आप उस टॉपिक को लाइक जनरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपके अंदर एक बौद्धिक चेतना है, जिससे आप अपने आसपास की चीजों के लिए अवेयर है, एंड यू कैन गिव थॉटफुल डायमेंशंस टू एनी ऐसे टॉपिक, बीइंग एन सिविल सर्विस एस्पायरेंट। लाइक द अमाउंट ऑफ जीएस you learn in your GS papers, like GS 1 2 3 4, and there's a lot of magazine and lot of data, lot of thoughts are flowing in the newspapers also. Many of you read daily articles, like, so this also broaden the compass of thinking. Like once your compass of thinking, like तुम्हारे सोचने का जब दायरा बढ़ता है, जब तुम बहुत बियॉन्ड सोचने लगते हो, लाइक तुम हिंदू में बड़े आर्टिकल पढ़ रहे हो, तुम अमर उजाला में ब्रह्मा चेलानी को पढ़ रहे हो, तुम हृदय नारायण दीक्षित को पढ़ रहे हो, तो आपके सोचने का एक डायमेंशन बढ़ जाता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू कैन राइट ऑन मल्टीपल डायमेंशन ऑफ टॉपिक्स। आप बहुत सारे टॉपिक्स पे, चाहे वो टॉपिक किसी भी क्षेत्र का हो, आप उस टॉपिक पे एक निबंध लिखना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड एवरी पीएससी एक्सपेक्ट दिस। लाइक आप सिलेबस देखोगे, वी विल गो थ्रू द सिलेबस। हम आज यूके पीसीएस और यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है ऐसे का, वी विल गो थ्रू दैट एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड, क्या आवश्यकता है कि मल्टीपल टॉपिक्स पर हम प्रिपेयर रहे ऐसे लिखने के लिए। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, definitely there are multiple topics, there are multiple dimension of topics, any number of dimension, be it political, economic, environment, space,
philosophy, there can be any dimension of the topics. Even they ask essay on the schemes of government, like they can ask essay on the Swachh Bharat Abhiyan, PM Surya Ghar Yojana, है ना, Surya Mitra Yojana. They can ask on PM Awas Yojana. They can write they can even ask essay on different topics, different schemes of the government, different programs of the government. But one thing is very clear: essay writing is an art. There is a template, there is a way to write any essay. उस ऐसे को लिखने का एक तरीका है, एक माध्यम है, एक प्रोसेस है ना. आपको विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than digging deep in any number of topics, right? And it is like logically not possible to get PhD in any number of topics, right? So we will prepare with some topics, we will prepare some dimensions, we will more process on the thought part. विचार जैसे हमें करना है, हमें अपने आइडियाज को कैसे डायमेंशन देनी है, आइडियाज को कैसे रखना है सामने, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, राइट? सो दिस इज द वे, दिस द मेथड, like we have to learn the essay writing. So multiple topics. Next they write, they will be expected to keep closely to the subject of the essay. Like this is very important thought. Like जब आप essay लिखने जाओगे, जैसे नीचे एक ऐसे दे रखा है, लाइक मानव मूल्य और साहित्य, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना. दिस वाज द लास्ट ईयर, द 2024 मेंस UPPSC पेपर, राइट? For the present discussion, we are just taking some examples from these things only, right? So मानव मूल्य और साहित्य, भारत में न्यू वुमेन की कल्पना, एक मिथक, एंड राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव. So these three topics, like there may be some other topic also from the right? So the thing is they are asking that the subject of the essay, like they will be expected to keep closely to the subject of the essay, like मानव मूल्य और साहित्य, इसमें like it is expected, ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मानव मूल्य और साहित्य, इन दोनों डायमेंशंस, इन्हीं के आसपास आप अपने डिस्कशन को क्लोजली रखोगे. आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाओगे. लेट्स फॉर एग्जांपल, अपने आर्ग्यूमेंट को, अपनी बात को रखने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो डिफरेंट डोमेन से, लेकिन आपको जो अपनी बात रखनी है वो इन्हीं दो चीजों के सेंटर्ड होनी चाहिए. लाइक आपको ऐसे के सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा भागना नहीं है. बहुत ज्यादा विचलन का अर्थ है कि आपके माइंड में हलचल हो रही है, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में हलचल हो रही है, और आपके अंदर वो धैर्य नहीं है जिससे कि एक विचारात्मक समूह को, विचारों के एक पैटर्न को उतारा जाए. वो आपके अंदर उसकी कमी झलकेगी और एग्जामिनर वहां आपको डिग्रेड करेगा. बट द पर्पज ऑफ आवर डिस्कशन इज नॉट दिस. The purpose of our discussion is to build your aptitude, to build your thought about the essays, to build how to learn the patience. आपको अच्छे essays लिखने का एक जो patience सीखना है, जो एक प्रक्रिया सीखनी है, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट है, राइट? सो आपको अपने ऐसे के क्लोज रहना है. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. भारत में न्यू वुमेन की कल्पना. व्हाट इज न्यू वुमेन? Like the woman who is advancing, who is learning, who is becoming more aware about the rights, who is breaking the barriers of patriarchy, who is breaking the barriers of culture. Like आज की लड़कियां हैं जो they are asking for our rights, for their rights. Like उनको भागीदारी चाहिए, उनको इक्वालिटी चाहिए, है ना? तो आप जो नई वुमेन की जो परिकल्पना है, आप मतलब वो एक मिथक है, मतलब ये ऐसे का सब्जेक्ट है. तो हमको आइडियाज और अपने जो विचार हैं, अपने डायमेंशंस हैं, अपने एग्जांपल्स हैं, वो इस तरीके से रखने हैं जिसमें ये सिद्ध हो कि ये मिथक है. हमको इसकी एक नेगेटिव अवधारणा भी प्रस्तुत करनी है कि नहीं, ये मिथक नहीं है. देयर आर सम वेज, कुछ तरीके ऐसे भी हैं, कुछ डायमेंशन ऐसे भी हैं जहां पे ये सत्य भी है. लाइक देयर आर सम फील्ड्स, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, या फिर हमारी कल्चर के जो आप फिगर्स देखोगे NFSS 5 में, फैमिलियल सर्वे में डेमोग्राफिक पैरामीटर्स देखोगे, तो वहां क्लियरली निकल के आएगा कि देयर आर सम चेंज. देयर इज अ न्यू वुमन who is asking for right, who drives for Zomato, है ना, who drives for new venture in the foreign countries. They invest, they become the millionaire, they become the founder of many startups. So this is the like avdharna, this is the philosophy of new women. Like so the point I want to make it कि हमको जो डिस्कशन रखना है वो
एक जो अपना डिस्कशन, जितने भी अपने एग्जांपल डायमेंशन रखने हैं वो इस टॉपिक के अराउंड ही रखने हैं, इससे बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप न्यू वुमेन की बात कर रहे हो और भटकते भटकते पैट्रियार्की के दामन में चले गए, और पैट्रियार्की के दामन में जाके आपने फिर पुरुष और स्त्री का एक कंपैरिजन शुरू कर दिया, और वहां जाके आपने शुरू किया कि लाइक आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि मतलब नहीं, कि पुरुष दबा रहा है ना, स्त्री की अवधारणा ही गलत है। तो आपको टॉपिक से भटकना नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको पॉलिटिकल डायमेंशन दे दो, कि पॉलिटिकल डायमेंशन में फिर उसे इतना टिल्ट करते ले गए कि उसका और छोर नहीं मिल रहा है। तो किसी चीज का छोर भी मिलना चाहिए, किसी चीज का और भी मिलना चाहिए, और हमको सब्जेक्ट के अराउंड ही रहना चाहिए, जिससे कि इससे क्या होता है ना, कि जो सेंट्रलिटी ऑफ जो एग्जामिनर का जो थॉट है, एग्जामिनर जिस डायमेंशन में थॉट चाहता है, एग्जामिनर जो पढ़ना चाहता है, वो उसे मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कौनवा जोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थॉट जो है वो सेंट्रलाइज रहना चाहिए, और वो ऑर्डर में रहना चाहिए। लाइक मतलब जो न्यू वुमेन की कल्पना है वो कल्पना ही करनी चाहिए, और उसी के अराउंड हमको उसी के प्रो कॉन्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस, डिस्कशन, लाइक व्हाटएवर वी वांट टू डू, हमको उसके अराउंड ही करना चाहिए, राइट? फाइन. So this is one thing. Like next, when we read the directives, subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion. The orderly fashion. This is one more important thing. The important thing, the thing is orderly fashion. What is we should learn what is orderly fashion. Orderly fashion is कि जब आप when you tell your thoughts, जब आप अपने थॉट्स को रखो, जब आप अपने थॉट्स को रखो तो उनका एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर इन द सेंस लाइक जैसे लेट्स अज्यूम यू आर गोइंग सम स्टेडियम, लाइक तुमको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, ठीक है? तो जब तुम स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाओगे तो फर्स्ट व्हाट यू विल वेक अप, then you will dress up, like then you will take your shoes, then you will just warm up, then you will go to stadium, then you will start playing things, right? You cannot do thing like directly jump from the bed to stadium, right? You cannot do this, like so similar here also। जो आपका फैशन होना चाहिए, जो ऑर्डरली फैशन, जैसे मानव मूल्य और साहित्य है, फर्स्टली आपको डायरेक्टली यू कैनॉट से अबाउट मतलब लाइक एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप प्रेजेंट करने लगोगे, लाइक कालिदास ने ये कहा, गांधी ने ये लिखा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, और भगत सिंह ने अपना एथीस्ट वाली परिकल्पना में उन्होंने ये बोला, वाई एम एन एथीस्ट में उन्होंने ये कह दिया, गीता में कृष्ण ने ये कह दिया। नहीं, first of all you have to create a balance, you have to create some analogy, you have to create some way, एक तरीका, एक established method आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो मानव मूल्य क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है, why they are essential, उनका साहित्य से क्या संबंध है, साहित्य ने समाज को कैसे मानव मूल्य दिए हैं। लाइक जैसे तुलसी की परिकल्पना है, या राम राज्य की परिकल्पना है, या चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जैसे राज्य चलाने के लिए राजा के जो कर्तव्य बताए हैं उनकी परिकल्पना कह लो, या बहुत सारी कोई भी परिकल्पना कह लो, जो मानव मूल्य साहित्य है, उसको आप पहले उनके बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करोगे, फिर आप बताओगे कि कैसे साहित्य फेल हुआ है मानव मूल्य को संपादित करने में, कैसे साहित्य में और इंक्लूसिविटी लाई जा सकती है। लाइक जो अपने आर्गुमेंट रखोगे उनमें एक ऑर्डरली फैशन होना चाहिए, लाइक ऐसा मतलब गिनती चलनी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 चलना चाहिए, 1 5 7 9 नहीं चलना चाहिए। वो ऑर्डरली फैशन जो है, उससे क्या होता है कि जब आप पढ़ोगे, जब आप कोई चीज पढ़ोगे तो वो जम्बल्ड नहीं फील करोगे, पजल्ड फील नहीं करोगे। जब आपको लगेगा कि यार रबड़ी जो है वो जलेबी के बाद ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रबड़ी पहले मुंह में चली गई जलेबी बाद में आई, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो एक ऑर्डरली फैशन है, लाइक विचारों को रखने का जो तरीका है, विचार आपको जैसे रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्रूशियल है। लाइक विचार रखते समय आपको देखना है कि मेरे विचार ऐसे जा रहे हैं, मेरे विचार इस दिशा में जा रहे हैं, और मेरे को विचार कहने का एक तरीका है ना, कब कौन सी बात कैसे कही जाती है ना? अगर ये बात जानते हो तो सब बात सुनी जाती है। तो आपको जो बात रखने का तरीका है वो मतलब लाइक आपको एक डायलॉग रखना है, ऐसा नहीं कि भीड़ की तरह जाओ और कोई आए और नारा लगाना शुरू कर दे, कोई आए कुछ कहना शुरू कर दे, कोई दूसरा आया, चौथा आया और कुछ कहना शुरू किया। लाइक एक जैसे बात की जाती है कायदे से, जैसे बात की जाती है, सिर्फ बात करने का वो तरीका रखना है आपको, वो बात जैसे रखनी है, बात के तरीके से ऑर्डरली फैशन में। लाइक वो फैशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लाइक एंड टू राइट कंसाइसली, what is the meaning of concisely? Concise means like
लाइक जैसे वो चलता था ना कि सत सैया के दोहरे, है ना। मतलब सत सैया के बिहारी के दोहों के बारे में ऐसा बोला जाता था कि बहुत छोटे होते थे लेकिन घाव गंभीर करते थे। लाइक दिस इज द वे, कंसाइजली, मतलब आपको कंसाइजली अपनी बात ऐसे रखनी है कि आप थोड़ी बात कहो, थोड़ा एग्जाम्पल दो और आपकी बात पूरी हो जाए। आपको लाइक 7, जब जहां पे वर्ड लिमिट है, जहां शब्दों की एक सीमा दे दी है आपको, शाब्दिक सीमा में, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी एक डायमेंशन को खोल दिया और फिर बढ़े चले गए। लाइक जैसे आपने न्यू वुमेन की परिकल्पना करी और वुमेन के राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात करना शुरू किया, तो फिर आपने उठाया इंडस वैली से और पूरा खींच के ले गए लाइक मी टू तक, और आगे कलकत्ता का जो रिक्लेम द स्ट्रीट्स मूवमेंट, वहां तक ले गए आप। तो वो नहीं आपकी एक बात को, एक थीम को, एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए वन एग्जांपल इज इनफ। देयर इज नो नीड ऑफ क्राउडिंग इन सो मेनी एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स को क्राउडिंग इन करने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू एट द राइट मोमेंट कि एग्जांपल्स को कब रखना है, कैसे रखना है, कहां रखना है। आई विल लेट यू नो, और I will let you know कि what amount of examples are really required, what amount of examples really needed to explain the topic. Like if you're planning to introduce 8 to 10 dimension in the essay, then just do not give so many example, like 8-10 example एक जगह नहीं देने हैं। जैसे आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल वैदिक एज से देंगे, एक एग्जाम्पल मुगल एज से देंगे, एक एग्जाम्पल मॉडर्न एज से देंगे, फिर एक एग्जाम्पल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से देंगे, और ऐसे करके वो एक ही डायमेंशन में 2 पन्ने भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ऐसे का जो भाई बॉडी के ये वाली डायमेंशन तो अधूरी रह गई, ये वाला कंक्लूजन तो अधूरा ही रह गया, ये तो हो ही नहीं पाया, है ना। तो वहां से क्या होता है, ऐसे लूज रह जाता है, फिर वहां पे स्कोर करने का चांस कम हो जाता है। ऐसे का मतलब है होलसम पिक्चर, एंड वो होलसम पिक्चर तभी दिखेगी आपको जब आप कंसाइसली लिखना जानते हो। लाइक एक पेज पे ही आप कई सारी माइक्रो डायमेंशंस खोलो, उन माइक्रो डायमेंशंस के अगेंस्ट एग्जांपल लिख दो, है ना, डेटा लिख दो, रिपोर्ट्स कोट कर दो, है ना, थ्योरीज कोट कर दो, कोई केस स्टडी आती है तो केस स्टडी को कोट कर दो। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर, कंसाइजली। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। जब मेरे को बात करनी है लाइक जब मेरे को रिलीजियस वैल्यूज या सेकुलरिज्म की बात करनी है, तो आई विल जस्ट कोट द कबीर एंड विल मूव अवे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सेकुलरिज्म की फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट करने लगूं, फिर मैं बहुत सारे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं, या फिर मैं प्रेम्बल की कोट करने लगूं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीजों को कोट नहीं करूंगा। आई विल प्रिजर्व देम फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन, है ना। मैं उनको आगे के डिस्कशन जो मुझे ऐसे में रखना है उसके लिए उनको प्रिजर्व रखूंगा। तो अपनी बात को कंसाइजली रखना है। कंसाइजली के लिए मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है कि आपकी वर्ड, आपकी वोकैब कैसी है, ऐसा नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप विचार को कंपाइल करो, विचार को कंसोलिडेट करो, विचार को सही तरीके से रखना सीखो। लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन जो है आपका, सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो बात भी कह दे और वो बहुत लंबा भी ना जाए, राइट। लाइक अगर आइडियल ऑफ फ्रीडम बताने हैं तो उसमें मतलब जस्ट लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिख के आप पढ़ सकते हो, साथ में एक छोटा सा एग्जांपल अटैच करो और एक बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। लाइक उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का सारा आ गया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई और हम आगे बढ़ गए, राइट। जैसे लिटरेचर और मानव मूल्य में डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन अ नेशन आर पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, and even some of the human values like the freedom, they correlate with the democratic values, do correlate with the human values also, and constitution are the literature, part of the literature. So here I can just relate, like even constitution provided the foundation for the human values like equality, liberty, fraternity. Like so the big argument has been covered in just 2 lines, 3 lines, right? So this is the way to write concisely मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम शब्द में आप अपनी बात को पूर्णता के साथ रखो, है ना। और बात को पूर्णता कब मिलती है, जब आप कोई एक आर्गुमेंट रखो, अपनी बात रखो, और बात को पोषित करने के लिए, बात को पुष्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल्स रखो, है ना। उन एग्जाम्पल्स के बाद फिर आप अपने आगे के डिस्कशन को बढ़ाओ, है ना। राइट कंसाइजली, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। लाइक डू यू थिंक व्हाट इज दिस क्रेडिट इज जस्ट स्कोर करने की कला। दिस इज द मार्क्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सो इन मार्क्स को मतलब स्कोर करने के लिए आपको चाहिए
कि वो क्या कह रहा है कि इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जब आप इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन रखोगे देन ओनली यू विल गेट द राइट थिंग, देन ओनली आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्रेडिट कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब आपका ऐसे इफेक्टिवली और एग्जैक्टली एक्सप्रेस करेगा जो एक्सपेक्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी का प्रभाव। ये जो ऐसे है, पहला कीवर्ड इज राष्ट्र निर्माण, दूसरा कीवर्ड इज यंग्स, थर्ड इज पार्टिसिपेशन, भागीदारी, है ना, एंड इसका इम्पैक्ट, द फोर्थ इज इम्पैक्ट। तो आपको इन 4 कीवर्ड्स के अराउंड अपनी जब बातें रखनी है तो आपको फर्स्ट यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइक भारत की इतनी बड़ी आबादी, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, दे आर द यंग एंड दे कैन मेक चेंजेस, दे कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, एंड दैट चेंजेस, वो जो परिवर्तन आ रहे हैं वो एक सामान्य सकारात्मक प्रभाव समाज पर रखेंगे, है ना। दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अराउंड ही मेरा ऐसे रिवॉल्व होना चाहिए, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मेरा यही होना चाहिए। दिस द डायरेक्टिव गिवन बाय यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की डायरेक्टिव्स हैं ये ऐसे लिखने के लिए। मे बी यू हैव मिस्ड देम, आपने शायद ये ना पढ़ी हो, बट दीज आर द मेंशन इन एवरी ईयर मेंस सिलेबस। हर साल के मेंस के सिलेबस में ये डायरेक्टिव्स दिए रखे हैं। उन डायरेक्टिव्स को समझना, उन डायरेक्टिव्स को जानना बहुत आवश्यक है। इन डायरेक्टिव्स के आधार पर अगर आप ऐसे लिखोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड, राइट। Next, so our discussion is all about writing the essay for UKPSC and UPPSC, and I'll just take directive from the UKPSC, उत्तराखंड PSC के ये essay writing के directives। मे बी जो ऐसे पेपर होता है आपने शायद देखा हो, बहुत सारे एस्पायरेंट आप में ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले यूकेपीएससी के लिए पेपर लिखा है और लाइक आप मतलब फिर फर्दर लिखोगे। अभी प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस का रिजल्ट आने के लिए, एंड मे बी होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट सफल होंगे और वो ऐसे लिखने के लिए जाएंगे। तो उनको जब पेपर मिलता है तो पेपर में ये डायरेक्टिव दिए होते हैं। लाइक हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, उनका क्योंकि प्री लर्न पैटर्न होता है, वो पहले से लर्न किए होते हैं, पहले से उन्होंने ऐसे लिखे होते हैं, दे विल जस्ट गो एंड स्टार्ट राइटिंग द एसेज, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है। बट ऐसे पेपर में ऐसा नहीं। इन जीएस पेपर देर आर ऑलमोस्ट, उत्तराखंड में 25 क्वेश्चन आते हैं, यूपी में दे आस्क 20 क्वेश्चंस एंड ऑलमोस्ट 150 into 10 प्लस 250 into 10, like almost 4,000 words, almost 4,000 words लिखने होते हैं, है ना। एंड ऐसे में कंपेरिजन टू दैट जस्ट 2100 वर्ड्स लिखने, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम इज सेम। जब अमाउंट ऑफ टाइम सेम है, एक जगह आपको 4000 वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, एक जगह आपको 2100 वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज, देयर इज अ टाइम, बहुत सारा टाइम है आपके पास थॉट करने के लिए, आपके पास फ्रेम करने के लिए, आपको ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम है। आई विल टेल यू द मेथड्स, कैसे ऐसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, कैसे ऐसे को शुरू किया जाता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्टिव्स फर्स्ट, है ना। लेटर ऑन वी विल टेक how to write the essay, what are the parts of essay, and how to write good essays. We will take many examples, we will discuss about some essays, we will frame some drafts for the different essays. I will tell you the techniques of writing different kind of essays. बहुत सारे essays cause effect वाले essays होते हैं, कुछ direct argument based essay होते हैं, कुछ counter argument based essay होते हैं। तो उन essays को लिखने के जो techniques हैं, methods हैं, उनको कैसे frame किया जाता है, and from the different sections, like I will let you know the syllabus of the Uttarakhand PSC. I will let you know कि उन डायमेंशंस में कैसे ऐसे लिखे जाते हैं। I will tell you, I will give you enough of data, enough of examples, enough of supplementary material, जिसमें से आप चूज पिक कर सकते हो, जिसमें से आप लाइक फ्रेम कर सकते हो, जिसमें आपको रेडी टू कुक एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनसे कि आप एक अच्छा ऐसे फ्रेम कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू लर्न दीज डायरेक्शंस, व्हाट दे आर गोइंग टू से। So let's come to the directives of the Uttarakhand PCS. The first directive is accuracy of language and grammar, proper word selection, and legible handwriting. So this is expected when you need to write less words in comparison to GS paper 1, 2, 3, and 4. You have to write very less words. In essay paper, just 2100 words. Like in worst case, 2400 words. And they are so less than in comparison to 400 words. So here the examiner assume
that your language will be accurate. You will तुम्हारा जो लिखने का जो तरीका है उसमें व्याकरणिक और भाषाई गलतियां कम से कम होंगी, लैंग्वेज की और ग्रामर की जो एरर है वो कम से कम होंगी, एंड जो वर्ड सिलेक्शन होगा वो प्रॉपर होगा, है ना। वर्ड सिलेक्शन लाइक शब्दों का जो संचयन आप करोगे वो शब्द संकलन आपका ऐसा होना चाहिए जो जो एक्सप्रेस करे मीनिंग को ना, राइट। मतलब ऐसा ना हो कि वो मतलब डायमेंशन भटकाए या फिर विचार को भटकाए या फिर स्टेटमेंट को वाक्य की जो पूर्णता है उसको प्रभावित ना करे। आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है ना। आप ऐसे शब्दों को जब चयन करोगे तो उसमें एक अपने आप ही एक फ्लो आएगा, एंड ये शो भी करेगा कि आप भाषा के साथ और ग्रामर के साथ एक अच्छे भी हो। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप एनालिसिस करने जाओ चीजों की, जब आप चीजों को विश्लेषण करो, जब आप अच्छे एसेज लिखो, तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप मतलब सही डायमेंशन में जा रहे हो, सही चीजें कर रहे हो। ये डेफिनेटली पता होना चाहिए एग्जामिनर को कि आप क्या कहना चाहते हो। एंड लेजिबल हैंडराइटिंग, योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल। if you write small letters, if you write average letter, then try to write spacious. If your handwriting is already good, then there's no point of saying anything, right? But those people, many of the people who are with the good IQ and they are really good aspirants may not have the good handwriting. Even I had this challenge, like my handwriting was not so good, but I failed, but I tried to write good essays, and still I'm learning to write essays, and whatever I have learned I'm trying to deliver you. But the thing is, if you will try to write spacious, if your handwriting is not so good, अगर आपकी जो लेखनी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा फासला लेके लिखें, तो उससे क्या है कि लेजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो पेजेस होते हैं, वर्ड लिमिट फुलफिल हो जाती है, पेजेस ठीक ठाक देते हैं वो, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा पॉज लेके या फिर सोच के या फिर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करके आप मतलब थोड़ा सा स्पेसियस लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज डायरेक्टिव्स जो मैं अभी दे रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, उनको डर है कि हैंडराइटिंग की वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाएंगे। नहीं रहेंगे। इफ यू हैव better knowledge, if you know how to write the mails, if you know how to write the GS papers, if you know how to frame the good answers, if you know how to write the good essays, best essays, then आपके मार्क्स कम नहीं रहेंगे। You are nowhere less than those students who have the very legit handwriting और उनके जिनके मोती जैसे अक्षर हैं। ऐसा नहीं है, एवरेज हैंडराइटिंग वाले लोग भी टॉपर हो सकते हैं, एवरेज हैंडराइटिंग वाले लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। So there is no point of demeaning yourself, but yes, linguistic accuracy and grammatical accuracy, these are the things that can be expected from you. Most of you are graduates, अधिकतर सबने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मतलब लाइक किसी एक भाषाई उसमें कमांड रखो। लाइक देयर आर ऑप्शंस टू राइट इन लैंग्वेज, लाइक यूपीपीएससी स्पेशली, उत्तराखंड पीएससी में शायद वो मीडियम मेंशन करा लेते हैं, लेकिन यूपीपीएससी यू हैव द लिबर्टी ऑफ राइटिंग द एसेज इन हिंदी और इंग्लिश। आप किसी भी भाषा में ऐसे लिख सकते हो, एंड इन माय ओपिनियन देयर इज ऑप्शन फॉर राइटिंग द एसे इन Urdu also, so better, but most people stick with the Hindi or English language, right? So जब इन दो भाषाओं के साथ ही जब डील करना है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि इन भाषाओं में क्लैरिटी कितनी है, इन भाषाओं की हमारी एक्यूरेसी कितनी है। और देखो अंग्रेजी तो है विदेश की भाषा, ठीक है, मे भी हमने उसे अपना लिया है, हमने उसमें बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, अंग्रेजी के लिए बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन आप किसी एक भारतीय भाषा को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो तो दैट मीन्स यू आर लिंग्विस्टिकली ऑर्फन, राइट। भारतीय भाषा मतलब हिंदी या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो उत्तराखंड की लोकल भाषा हो, हमारी हिंदी के बहुत सारे डायलेक्ट हैं, और यूपी और उत्तराखंड में मिला के 7-8-10 डायलेक्ट तो हिंदी के बोले ही जाते हैं। तो आपको मतलब यू हैव टू बी गुड विद द लैंग्वेज, बिकॉज जो लोग हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं they can explain the local examples, local themes, local sayings, local मुहावरा, वो अपने arguments को boost करने के लिए इन चीजों को कहीं कहीं value enrichment के लिए mention कर सकते हैं, ठीक है। तो you have to be good in languages, right? So this is a point, this directive is so very clear and so very legit, and this is required, right? Accuracy of language and grammar. Like you have to know how to use verbs, you have to know how to use voices, active and passive, speeches, direct or indirect. You have to know what are the auxiliary verbs, and you have to correlate with these things. And do not hesitate. There's no age of learning, right? Basically, if you want to learn, if you have some drawbacks in the grammar, then learn the grammar. It won't take much time. Your IQ is more than enough. And when you are with target for IQ, your IQ must be good, and your IQ will be good. If
If it is not good, then with the evaluation, with the learning, you will get the good IQ, right? So the thing is try to learn the grammar. If it is weak, there is no point. देखिए, मतलब हारता हुआ है जो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता, हारता हुआ इंप्रूव ही नहीं करोगे आप। अगर आपको इंप्रूव करना है तो पहले आपको स्वीकार्यता बनानी होगी कि नहीं, हमारे ऐसे एवरेज है, नहीं हमारे ऐसे, हमारे मार्क्स ऐसे में कॉन्स्टेंटली इसलिए कम आते हैं कि हम अच्छे ऐसे शायद नहीं लिखते हैं। आपको ये स्वीकार्यता बनानी होगी कि शायद हमारी ग्रामर में कुछ फॉल्ट्स है ना। आपको ये स्वीकार्यता बनानी होगी कि हमें लैंग्वेज में अपना जो वोकैब है, अपना जो शब्द का जो हमारा संग्रह है, उसको थोड़ा सा और उसको बढ़ोतरी करने की, उसको विकसित करने की आवश्यकता है ना। तो आपको ये अवधारणा को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप स्वीकार्यता बढ़ा लोगे तो फिर आपके विकास की जो प्रक्रिया है, आपका जो क्रम है आगे का, वो शुरू हो जाएगा, है ना। ये पहली सीढ़ी है। ये लर्निंग इज नथिंग बट रिमूविंग योर ओन मिस्टेक्स। लर्निंग का यही एक सिद्धांत है कि आप चीजें सीखते हो, आप गलती करते हो। पैदल चलना सीखे थे तब भी तो पहले कदम पे गिरे थे, तो फिर वही है बस। मतलब अगर लैंग्वेज में वीकनेस है, ग्रामर में वीकनेस है, देन गो एंड लर्न, है ना। फॉर मी इट इज द डेरिवेटिव टू टेल यू हाउ टू राइट गुड एसेज, but it is not the case. If I will explain you the language and grammar, then the discussion of my class will be diverted towards many other things. So I expect you, being the good student, if there are weakness, if you're good in language and grammar, then it is okay, totally okay. But if it is lacking, and you can self examine yourself, आप अगर अपना आत्मनिरीक्षण करोगे और आपको अगर कोई कमी दिखे, then go and learn, simple, right? So let's come to the next directive, rendering of the original thoughts related to the subjects. This is very important thing. Rendering of the original thoughts, जो आपके मूलभूत विचार हैं, जो आपकी बौद्धिक चेतना से निकल के आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस से निकल के आ रहे हैं, आपको उन्हीं को पुटअप करना है। There's a lot of GPTs nowadays जो जनरेटिव टेक्स्ट प्रोड्यूस करती हैं, स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, लाइक चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, डीपसीक है, देयर आर मेनी इन द मार्केट, राइट? बट all of them lack originality. That something coming from your mind, your thought, your soul, which is your original. And in exam, no GPT is going to help you. Whatever knowledge your DNA has learned, whatever knowledge your muscle memory has learned, whatever knowledge your nervous system has learned, that only will be reflected in the examination. So the thing is, focus on the originality, right again, make mistakes, try to improve them, और सुधार की प्रक्रिया से ऐसे गुजर के आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, एक अच्छे ऐसे राइटर बन सकते हो, राइट? सो these are the things. Most of you are not the student of literature. In literature, ऐसे के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है पूरा, जिसमें बहुत सारे ब्रिलियंट ऐसे राइटर जैसे आई रिचर्ड्स हैं, टी.एस. एलियट हैं, लोग इनको पढ़ते हैं, है ना। हिंदी में आचार्य शुक्ल को पढ़ते हैं, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, है ना, गुलाब राय को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं साहित्य में। लेकिन आप साहित्य से बिलोंग नहीं करते हो, तो फॉर यू इट इज द इम्पेरेटिव you should learn the essay writing, and one of the step to learn essay writing is the rendering of the original thought. आपको अपने original thought का production करना है, and related to the subject से relate रहे। And in this also, like when I was telling you the UPSC directives, when I told you the UPSC directive on the previous page, expected to keep closely to the subject of the essay के सब्जेक्ट से closely relate करना है, right? So this is ऐसे के सब्जेक्ट है, न्यू वुमेन का ऐसे था तो न्यू वुमेन का बताना है, युवाओं की भागीदारी का ऐसे है तो उसके बारे में बताना है। अगर फ्लड कंट्रोल का ऐसे पूछ रहा है, फ्लड कंट्रोल का, या फिर अर्थक्वेक की जो प्रॉब्लम है, या फिर लैंडस्लाइड की जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, उसको लेके अगर ऐसे पूछना है तो स्टिक टू दोस पार्ट ओनली। सो द डायमेंशन ऑफ लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स के क्या इंपेरेटिव है, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या है, उसके सोशल इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी कैसे उसे क्योर कर सकती है, व्हाट आर द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो डायमेंशनल का जो स्पेक्ट्रम ऑफ द डायमेंशन है, दैट मस्ट मूव towards the subject only. There is the much divergence from the subject will make your essay irrelevant for the examiner. He will look for the right thoughts, he will look for the right data, he will look for the organization of orderly fashion,
and sticking with the subject, and if he will not find these things, he will he will he will just reduce your marks, right? And it's for me to increase your marks and not to tell you how to reduce your marks. I will tell you the right thing, rendering of the original thought रखें अपने, and उससे सब्जेक्ट से रिलेट करें. यूपीएससी भी यही बोलता है and उत्तराखंड पीएससी भी यही बोलता है. सो दीज आर द डायरेक्टिव्स ऑफ द पीएससी. जो सर्विस कमीशन है, सर्विस कमीशन जो डायरेक्टिव दे रहे हैं, हमको अपने एसएस को उन्हीं के अराउंड बिल्ड करना, उन्हीं के अराउंड लर्न करना सीखना है. जब हम इस प्रक्रिया को सीखेंगे, देन ओनली we will be able to score the good marks. जब फील्डिंग सेट है, जब नियम बता दिए गए हैं खेल के, तो खेल के नियमों का पालन करना जरूरी है. क्रिकेट के मैच में कबड्डी नहीं खेल सकते ना आप, तो क्रिकेट के मैच में अगर कबड्डी नहीं खेलनी है तो सिंपली उन इन डायरेक्टिव्स को लर्न करना बहुत जरूरी है. व्हाटएवर यूपीएससी ने बताया है, व्हाटएवर यूकेपीएससी अपने पेपर में मेंशन कर रहा है, इन डायरेक्टिव्स को लर्न करना बहुत आसान है. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, लास्ट ईयर का 2024 का मेंस का पेपर उठाओगे, यूकेपीएससी का, यू विल फाइंड दीस डायरेक्टिव्स ऑन द पेपर इटसेल्फ, राइट? सो फाइन. Next comes the presentation of multi-dimensional and comprehensive understanding of the subject. Like, this is one good thing, and this was not there in the UPSC directive, but this is available in the PCS UKPSC directive. So let me tell you what is multi-dimensional. Multi-dimensions का मतलब है आपका जो दृष्टिकोण है वो एक विमीय नहीं होना चाहिए. आप शायद एक ही मोमेंट पर और एक डिफरेंट जो पीरियड है, लाइक 700-800 वर्ड का आप ऐसे लिख रहे हो, ऑलमोस्ट 40-50 मिनट जो भी आप लोगे उसके लिखने के लिए, फ्रेमिंग के 10 मिनट मान लो, 50 मिनट लिखने के मान लो, आपने टोटल 1 घंटा दिया ऐसे को, तो उस 1 घंटे के पीरियड में आपको बहुत सारी डायमेंशन खोलना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, दिस इज द पेपर ऑफ यूकेपीएससी मेंस. यूकेपीएससी का ऐसे का पेपर है 2024 का. लाइक जैसे एक क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक समरसता, चुनौतियां एवं समाधान. जब इसकी बात हो जाएगी बहुसांस्कृतिक समाज में, व्हाट इज में सामाजिक समरसता, लाइक हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, सोशल हार्मनी इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी, लाइक हम इस सोसाइटी में मल्टीकल्चरल सोसाइटी कैसे ढूंढें. तो द फर्स्ट स्टेप टू राइट दिस ऐसे इज, कैसे हम बताएं कि कैसे हमारी जो कल्चर है वो मतलब मल्टीकल्चरल सोसाइटी है. हमारी सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो मल्टीफेरियस है. लाइक हमारे यहाँ एथनिक डाइवर्सिटी बहुत सारी है, बहुत सारी एथनिक ट्राइब रहती है, लाइक फ्रॉम नेगरोइड्स टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फ्रॉम मंगोलाइड्स, देयर आर मेनी रेसेस, यूरोपियंस, आर्यंस, देयर आर मेनी रेसेस इन इंडिया. एंड बस वही जो कहावत है ना कि काफिले मिलते गए हिंदुस्तान बनता गया, तो बहुत सारे रेसेस आ गई और हमारे साथ मिल गई, तो ये कल्चर का एक एलिमेंट बन गया, राइट? फिर नेक्स्ट कम्स टू लिंग्विस्टिक थिंग्स. जब लिंग्विस्टिक की बात आती है, लाइक लैंग्वेजेस, हमारे यहाँ लैंग्वेजेस बहुत सारी बोली जाती हैं. लाइक डायलेक्ट तो भूल ही जाओ, वो कहावत है ना कि कोस पे पानी बदले और 4 कोस पर वाणी. लाइक 4 कोस 5 कोस की दूरी चलते ही डायलेक्ट बदल जाता है ना. लाइक मतलब मेरठ से आगरा पहुंचते पहुंचते डायलेक्ट हरियाणवी से ब्रज का हो जाता है. थोड़ा सा मूव करोगे साउथ में तो बुंदेलखंडी बोली जाती है. थोड़ा सा उधर से लखनऊ की तरफ मूव करोगे तो वहां पे अवधी का टच मिल जाएगा. एंड थोड़ा सा वही गोरखपुर गोंडा बस्ती की तरफ पहुंचोगे तो वहां भोजपुरी और अंगे का टच मिल जाएगा. सो देयर आर मेनी डाइवर्सिटी. नाउ देन कम्स द cultural like divide of the Vindhya. नॉर्थ इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, साउथ इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, है ना. कल्चरल डिफरेंसेस आ गए ना समाज में, तो यू हैव टू ओपन दिस सोसाइटी. एंड जब व्हेन आर यू टॉकिंग अबाउट द कल्चर, देन नॉट जस्ट टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडियन कल्चर. द नॉर्थ इंडियन पीपल सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, है ना. मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल आर रिलेटेड टू फार्मिंग, राइट? नेक्स्ट कम्स टू साउथ इंडियन कल्चर. They are more focused on literature, they are more focused on temples, they are more focused on dances, they are more focused on attires. लाइक उनका एक कल्चरल अटायर होता है. साउथ इंडिया में ड्रेसिंग पैटर्न अलग है, नॉर्थ ईस्ट का ड्रेसिंग पैटर्न अलग है. वहां नागाओं की प्रॉब्लम है ना. वहां नागा अलग पहन रहे हैं और जो मैटेई हैं वो अलग पहन रहे हैं. तो वहां कल्चरल डायमेंशन अलग है. ट्राइब्स की अपनी अलग कल्चर है. तो जो बहुसांस्कृतिक समाज है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, इसमें कन्फ्लिक्ट है, और कन्फ्लिक्ट भी कई सारे हैं. सोशल कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, है ना. ट्राइब्स के जंगलों में हम घुस रहे हैं तो दैट इज एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट आल्सो, राइट. उनको जॉब्स कम मिल पा रही हैं, दैट इज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट आल्सो, राइट. यूपी के लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, लैंग्वेज के आधार पे
डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, कर्नाटका में जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम द रीसेंट न्यूज़पेपर्स आल्सो, लाइक कैसे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ला रहे हैं। जैसे जो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज चैलेंजिंग आल्सो, लाइक ना हम एकता में अनेकता की बात जरूर करते हैं, लेकिन इसको बांधे रखना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ने, जो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, आइडियल्स हैं हमारे प्रेम्बल के, जिनके माध्यम से हमने उनको बांधे रखा है, दैट इज नॉट दैट इजी, राइट। तो दीज आर द चैलेंजेस, इनमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, राइट। तो आप जब जब इस सब्जेक्ट को डिसाइड करोगे ना, तो उसमें आप मल्टीपल डायमेंशन खोलोगे, लाइक ऑन द लास्ट पेज दिस इज रिटन मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। लाइक आप डायमेंशन, एथनिक डायमेंशन खोलोगे, लिंग्विस्टिक डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, आप वो डायमेंशन खोलोगे, कल्चरल डायमेंशन, राइट, है ना। फिर आप इमोशनल डायमेंशन भी खोल सकते हो, लाइक जो अंडमान की ट्राइब्स हैं उनकी इमोशंस कुछ और हैं, जो ट्राइब्स संथाल में रह रही हैं उनकी इमोशंस कुछ और हैं। देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायमेंशंस, लाइक डेमोग्राफिक आधार पर, लाइक जो सेंसस में डेटास दे रखे हैं, डिफरेंट सर्वेज आ रहे हैं, उनके आधार पर आप परिवर्तन दिखा सकते हो डिफरेंट कल्चर्स में। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। So let's continue the discussion on this essay only. Then you will talk about the सामाजिक समरसता. What is the social harmony? Social harmony कैसे establish हो? What is the need of social harmony? Like investment, ease of doing business, वो तब होगा जब शांति होगी, जब कल्चर मिलजुल के रहेंगे, जब लोग अच्छे से रहेंगे, जब लोगों में आपस में सद्भाव होगा, ट्रेड आसानी से होगा, जॉब्स नोएडा में सबको मिलती हैं, चाहे वो बिहार से आए, चाहे एमपी से आए। ऐसा ही बेंगलोर में भी होना चाहिए, ऐसा ही हैदराबाद में भी होना चाहिए, है ना। तो एक जो कल्चरल, जो क्या ना, जो हमारा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, लाइक, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग लाइक, जैसे वही वाली बात ना कि काफिले मिलते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इंडिया इज अ कल्चरल बाउल, देयर इज अ बाउल ऑफ, लाइक मोज़ेक ऑफ कल्चर, है ना, जिसमें बहुत सारे कल्चर मिल गए हैं और वो एक ब्लेंड बन गया है। इवन दो देयर आर conflicts, like there are some orthodoxies, there are different dimensions of the society also, like कुछ लोग रिलीजन के प्रति बहुत ज्यादा टिल्टेड है, कुछ कम टिल्टेड है, कहीं उदारवाद है, कहीं ऑर्थोडॉक्सी है ना। तो ऐसे करके कल्चरल्स का टकराव हो रहा है ना। उस टकराव को आइडेंटिफाई करना है ना, उस टकराव को आइडेंटिफाई करके डायमेंशन के फ्लो में हमें रखना है ना। उसको फ्लो को रखने के बाद देन यू विल टेल अबाउट द चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या है, फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस की डायमेंसिटी खोलोगे आप, है ना, लाइक रिमूव द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हर कल्चर के लोगों को दो, है ना। फिर डायमेंशन खोलोगे यूनिटी मॉल्स, है ना। फिर खोलोगे कल्चरल डायमेंशन के लिए काशी तमिल संगमम, है ना। ऐसे करके आप बताओगे कि कल्चरल इंटरेक्शन कैसे बढ़े, और कल्चर के भी जो लोग सिलोस बना लेते हैं, कल्चर को एक रिजिडिटी बना लेते हैं, दैट शुड बी कनक्योर्ड, है ना। वो कनक्योर होनी चाहिए, और उसको वो जब कनक्योर हो जाएगा, जब वो रुक जाएगा, तो फिर आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि लाइक सोसाइटी प्रोस्परस होगी, सोसाइटी पीसफुल होगी, बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, है ना, एंड हार्मनी ज्यादा बढ़ेगी, मेंटल पीस ज्यादा बढ़ेगी। लाइक यू थिंक अबाउट इट, लाइक जिस सोसाइटी में आए रोज कल्चर को लेके टकराव होने लगते हैं, रिलीजन को लेके दंगे हो जाएं, वहां पे आप खुश कैसे रह पाओगे, वहां मेंटल पीस कैसे होगी, बच्चों की एजुकेशन कैसे बढ़ेगी, सोसाइटी कैसे बढ़ेगी। इसके चैलेंजेस हैं, सरकार उपाय भी कर रही है। सरकार ने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ट्राइब्स के लिए स्कीम चलाई, है ना, संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक रख दिया, है ना। वो रिलीजन से लेके, इंस्टीट्यूशन से लेके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लैंग्वेजेस, हर चीज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल्स रख दिए, है ना। तो ऐसे करके हमने एमसार एक्ट आ गया, है ना, और तुम्हारा टेम्पल्स को लेकर डिस्प्यूट थे, उसको लेके एक्ट आ गया 1992 में। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनको आप रखोगे। बट क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव इनफ है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल इनिशिएटिव और जैसे पीस कमेटीज होती हैं, है ना, उनकी अवधारणा का आप जिक्र करोगे, है ना, कि पीस कमेटीज कैसे रोकती हैं, कैसे कल्चरल एक्सचेंज करती हैं, लाइक ना, जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे लाइक अमीर खुसरो गए थे वहां पे, फिर बहुत सारे और पोएट गए, है ना, जिन्होंने वहां पे दक्षिणी हिंदी की शुरुआत करी, है ना, जो दक्षिणी हिंदी में शायरी लिखने का शुरुआत किया उन्होंने, है ना। तो ऐसे करके एक थीम बना। तो कल्चरल एक्सचेंजेस से भी हम फलीभूत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक तमिलनाडु का सेंगोल हमारी पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश होता है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ दैट कल्चर, राइट। सो कल्चरल यूनिटी कैन बी एस्टैब्लिश, एंड उसमें हार्मनी सर्च करनी है। देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, देयर विल बी कन्फ्लिक्ट्स, but we have to learn some ways to counter these things, and that is how, like in multiple dimensions, you have to
explore your essay, right? So this is the thing I wanted to convey you, like this multi-dimensional thing, right? And comprehensive understanding of the subject, your understanding comprehensive होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किसी चीज के सिर्फ नकारात्मक पहलू जानते हो, किसी चीज के आप सकारात्मक पहलू ही जानते हो, ऐसा नहीं है। आपको नकारात्मक पहलू भी जानने हैं। बीइंग अ सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी की अपेक्षा की जाती है, तो नकारात्मक थिंग भी देखो, सकारात्मक थिंग भी देखो, और एक बैलेंस मध्य मार्ग है ना। बुद्धिज्म बहुत प्रसिद्ध भी है भारत में, और विदेशों में भी प्रसिद्ध है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका फेवरेट भी है। तो मध्य मार्ग का अनुसरण वो आपको आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे कर सकते हो चीजों का, आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उनको कैसे डिफरेंट डायमेंशन में रख सकते हो, है ना। लाइक कॉम्प्रिहेंसिवनेस से मतलब एक कंप्लीटनेस से भी है। आपका ऐसे ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए कि आपने बस कोई बात कही और छोड़ दी, और वो अपने विचारों में खो गया, एग्जामिनर ढूंढ गया, कहीं भटक गया, वो देखे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, सोचे जा रहा है कि भाई मेरे काम की चीज कहाँ है, मेरे काम की चीज कहाँ चली गई। वो एक निकल नहीं जानी चाहिए, वो आपको मतलब ऐसे रखनी चाहिए जैसे कि एग्जामिनर उसे प्राप्त कर पाए, है ना। पढ़ने के बाद उसे अनुभूति हो कि कुछ कंप्लीट चीज लिखी गई है। एंड आई विल टेल यू, वी विल लर्न हाउ टू प्रोवाइड completeness to the essay, right? Many of you will write the essays and I can examine those essays. उन एसेस को पैरामीटर्स पे चेक किया जा सकता है। यू कैन जस्ट सेंड मी बाय एनी मींस लाइक मेल और व्हाट्सएप और व्हाटएवर मींस आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो आप उसमें बता सकते हो कि आप अपने एसेस जो सैंपल एसेस है उनको आप भेज सकते हो, तो दे कैन बी टेस्टेड, दे कैन बी एनालाइज्ड फॉर द फ्लॉज यू आर डूइंग इन अचीविंग दीज कीवर्ड्स। द नेक्स्ट कीवर्ड इज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट कीवर्ड इज नंबर 4, systematic, compatible and reasonable revelation of subject related thoughts and essay style। like आपका essay का स्टाइल होना चाहिए। essay का like the first thing is systematic। आपका जो essay का जो पूरा सिस्टम है, like उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, है ना। उनमें डायमेंशंस के साथ आर्ग्यूमेंट्स के साथ एग्जांपल्स ऑर्डरली। कोई ऐसा नहीं कि मतलब अनप्लान्ड नहीं, एकदम से जैसे कबड्डी का मैच चल रहा है और आप खो खो खेलना शुरू मत कर देना, ऐसा नहीं। जो बता रहे हो उसे सिस्टमेटिक रखो, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट को फॉलो करो, उसमें अपने थॉट्स को समाहित करो, उनको एक ऑर्डरली तरीके में रखो, वो सिस्टम बिगड़ना नहीं चाहिए। कंपेटेबल, ऐसे का टॉपिक जो ऐसे का जो सब्जेक्ट है उससे कंपेटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात सेकुलरिज्म की हो रही है और आप फ्रीडम की बात करने लगो, जहां फ्रीडम की बात हो रही है वहां पे उठा के आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लगो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे आप फिर ह्यूमन वैल्यूज और एनवायरमेंट की तरफ निकल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। रीजनेबल रिविलेशन ऑफ द सब्जेक्ट का जो रिविलेशन है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द साहित्य, समाज और संस्कृति का ऐसे आ गया, तो आपको साहित्य में ऐसा नहीं है कि आप मतलब साहित्य की कैटेगरी में चले जाओ, आप उसे अनुप्रास, अलंकार और रस और छंद और ये दोष और जो शब्द शक्ति होती है, अभिधा, ये सब उसे बताने लगो। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। ऐसे you are writing essay being a journalist, you are not writing the essay being the specialist। तो जो रीजनेबल रिविलेशन मतलब सब्जेक्ट का रीजनेबल रिविलेशन होना चाहिए। जब संस्कृति की बात हो रही है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप इंस्क्रिप्शन लिखने लगो अशोका के और हाथी गुम्फा के और जाने कहाँ के इंस्क्रिप्शन लाइक साइड के अभिलेख लिखने लगो, ऐसा नहीं करना है आपको अपना जो वो है डिस्कशन है वो ऐसे रखना है कि जो रीजनेबल रिविलेशन हो। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के किसी भी दिशा में भागे जा रहे हो, लाइक स्पेस पे ऐसे आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप PSLV पे PhD करके दे दो उनको और GSLV और नासा के बारे में बातें लिखने लगो, उनके रिसर्च पेपर लिखने लगो, कोट करने लगो। नो, दिस इज वेरी जर्नलिस्टिक थिंग। आप मतलब रीजनेबल होना चाहिए। आपको ऐसा भी लगे कि आप इंटेलेक्चुअल हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने तैयारी करी है सिविल सेवा की, आपने GS पेपर्स को अच्छे से पढ़ा है, आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, और उसी डायमेंशन में आपके ऐसे का फ्लो आना चाहिए रीजनेबल। लाइक they are not asking you the geographical topography of the land or making the precision maps of the drought. No, they are asking the social, economic and environmental impact of the drought, right? So आपको उसी तरीके से सूखे की समस्याएं बतानी है। सूखे के फिजियोलॉजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल कारण के PhD में नहीं जाना है, right? So these are the ways, like reasonable revelation of the subject related thoughts, उसी के उन्हीं विचारों को आपको रखना है। एंड ऐसे स्टाइल, ऐसे का स्टाइल आपका, ऐसे बहुत कई स्टाइल के होते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू राइट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ऐसे, है ना। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, राइट? जो मेरा
फॉर एग्जाम्पल भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियां, परिवर्तन एवं निरंतरता। इस ऐसे में आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो भारत की विदेश नीति की प्रवृत्तियां और दूसरा परिवर्तन एवं निरंतरता। दे आर टू फंक्शंस है ना। तो आपका जो ऐसे होगा वो मेजरली टू डायमेंशंस में जाएगा, है ना। आप क्या करोगे, पहले ऐसे रखोगे फिर इसे रखोगे, या फिर ऐसे लाओगे और इसके साथ ही चेंजेस और कंटिन्यूटी दोनों आप साथ साथ एक्सप्लेन करते जाओगे। जैसे हमारा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अब कैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ हम बढ़ गए हैं, स्ट्रेटेजिक चीजों की तरफ, मतलब मीनिंगफुल अलायंस, इशू बेस्ड अलायंस करते हैं हम, है ना। वो चेंजेस कैसे आए हैं, आप उन चेंजेस को या तो कोरिलेट करोगे या फिर आप ऑर्डरली ऐसे रखोगे। इन माय ओपिनियन यू हैव टू प्रेजेंट द कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, tell the policy, tell the theory, tell the philosophy, and in meanwhile you should tell the continuity and changes and the impacts, right? So this will cover the one dimension and then you will explore the other dimension, right? Explain the different dimensions, है ना। like foreign policy में like मतलब like हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, कल्चर टू कल्चर कनेक्ट है, like people to people कनेक्ट है, हमारा बिजनेस है, हमारा ट्रेड है ना, स्ट्रेटेजिक like डिफेंस अलायंसेस हैं। तो आप इन डायमेंशंस में अपनी जो थ्योरीज हैं, जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विदेश नीति की जो ट्रेंड्स हैं, वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, राइट ना, उनमें परिवर्तन निरंतरता, उनको एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली आप रखते जाओ, है ना। 700 वर्ड 800 वर्ड के ऐसे में वो एग्जामिनर आप ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 5 डायमेंशन खोल लोगे, 2-3 डायमेंशन खोल लोगे, इतने में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बट एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ जाएगी, लाइक जब एग्जामिनर जब ऐसे पढ़ेगा तो उसे ऐसा नहीं लगेगा अधूरापन है, और आपके जो थॉट है वो उसी ऑर्डर में रह जाएंगे, राइट ना। लाइक जो आपका जो ऐसे का स्टाइल है वो अलग होगा। एंड कुछ ऐसे होते हैं वो कॉज, लाइक जैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर जो है, दैट इज द प्राइम कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैं मतलब दिस ऐसे दिस टॉपिक लाइक जो स्किल की कमी है वो अनएम्प्लॉयमेंट के का कारण है। अगर मैं इस टॉपिक पर अगर आपको ऐसे लिखने के लिए दूंगा तो आप मतलब क्या करोगे, कॉजेस बताओगे, अनएम्प्लॉयमेंट के ये कॉजेस हैं, इसकी वजह से अनस्किल्ड है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो आप ये ऐसे करके मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप ऐसे लिखोगे, है ना। एंड दिस इज वन वे, लाइक आई विल टेल यू मेनी अदर वेज ऑफ राइटिंग द एसेज, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द एसेज, हाउ वी मेड द एसेज इन द अपकमिंग क्लासेस, एंड so that is how you have to cover this dimension. Next and the last point of discussion for today's class is clarity. आपको पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ कि आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन एबिलिटी, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, एंड द एक्सपेंशन, आपको किस दिशा में प्रसार करना है, एंड समराइजेशन एबिलिटी। लाइक ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे का एक नेम होता है कि एग्जामिनर को आपने जहां से उठाया उसे बेचारे को वहीं छोड़ के आओ, ऐसा नहीं कि आप उसे दूसरे संसार में छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ और मतलब हम एशिया में हैं तुम अफ्रीका में मजे करो, ऐसा नहीं। एग्जामिनर को एक सेटिस्फाइड रीडिंग के बाद उसे ऐसी जगह छोड़ना है जहां वो कंप्लीट फील करे, जहां उसे मानसिक शांति की अनुभूति हो, आपका निबंध पढ़ने के बाद उसे अच्छा लगे। दिस इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ऐसे, एंड समरी डू दिस। I will tell you how to write the summary. I will tell you how to express the ability, expansion. ये बातें जब मैं essays आपको further we will take examples. I will make the drafts of essays and then you will learn कि इस essay में कैसे ये चीजें की जाती हैं, है ना। वहां से आप ये learn करोगे, ठीक है। Reference to given to the subject. So majorly let me summarize the today's classes कि हमने क्या क्या learn किया। First is जो essays हैं, जो हम तो एक तो ऐसे के सब्जेक्ट के क्लोज रहना है ना, आइडियाज को ऑर्डरली फैशन में रखना है ना, कंसाइजली रखना है ना, इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारा, है ना। ये चीजें हमारी भटकनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू मेनी एग्जांपल्स like accuracy of language and grammar, है ना, rendering of the original thoughts, जो तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो और उनमें ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जीपीटी जनरेटेड हो या फिर किसी ने ऐसे लिख दिया बस वही एग्जामिनर में उसी से एग्जाम में गए और बस उसी का ऐसे टेप दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ट्राई टू बी ओरिजिनल, ट्राई टू प्रोड्यूस योर माइंड एंड योर सोल एंड योर थॉट्स, है ना। यू आर बीइंग इंटेलेक्चुअल कैन डू दिस, है ना। मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो कंपेटेबल होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट ना। दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन अ गुड एसेज। और एंड में एक अच्छी समरी होनी चाहिए। इन सारी एबिलिटीज, इन सारे एक्सपेंशंस को, इन सारे डायरेक्टिव्स को जब आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में उतार दोगे तब आप एक अच्छा ऐसे कंप्लीट कर पाओगे, है ना। दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास फॉर ऐसे। We will start next class and we will tell you I'm going to tell you how to write essays. I will take essays. We will mostly discuss the intro part कि intro कैसे लिखते हैं, है ना। I will take many examples, many essays and will tell you, will let you know कि
इंट्रो कैसे फ्रेम किया जाता है, किस टाइप के एसेज में किस टाइप का इंट्रो सुटेबल होता है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एंड फॉर दैट पीरियड यू कैन जस्ट रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट, है ना, यू कैन जस्ट मेमोराइज, यू कैन जस्ट think about these topics, you can just think about these subjects and try to take some PYQs, previous year's papers, and try to find these things in the essay papers, essay you have previously written, है ना। उन एसेज में आप इन चीजों को सर्च करने का प्रयास करना, क्या आपने वाकई ये चीजें मेंशन करी हैं, क्या आपने वाकई ये इन बातों को रखा है। तो आप जब उन चीजों को आप देखोगे तो आपको मतलब आप एनालाइज कर पाओगे, आप देख पाओगे कि नहीं ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द एरर्स, है ना। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ माय क्लास, दैट इज द पर्पज ऑफ माय लेक्चर, कि मैं आपको बताऊं कि कमियां कहाँ हैं और आप कहाँ चेंजेस कर सकते हो। वंस यू विल बी डन विद योर फॉल्ट्स एंड फ्लॉज, like you will be nearly perfect. Like perfection is a myth, total perfection is a big myth, so we will try to be improved version of ourselves only, right? So this is all about today, and thank you so much, thank you so much for joining, right? You can just subscribe, you can just tag, and you can also submit your feedback, valuable feedback, in the comment section, right? And keep aligning with the target for IQ, right? Thank you so much. All right.